सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। जो तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। आज हम जो शुरू करेंगे वो हिंदी साहित्य में जो हम काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 में यूनिट 3 है काव्य शास्त्र, जिसको एनटीए ने साहित्य शास्त्र लिखा है। और काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र क्यों कहा गया है वो पुरानी क्लास से जरूर देखें, जिसमें कि हमने पिछली क्लासों में काव्य शास्त्र की बेसिक जानकारी जानी थी। उसमें काव्य लक्षण क्या है ना, काव्य लक्षण क्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा जाना था कि काव्य जो बना है, जो काव्य शास्त्र है, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, वो कहां से शुरू होता है, कौन सी शताब्दी से शुरू होता है, पहले आचार्य कौन हमारे सामने आते हैं। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, काव्य शास्त्र में हमने बेसिक के बाद में जो काव्य लक्षण थे उनको पढ़ा था। उसके बाद में काव्य हेतु आते हैं, यानी कि काव्य क्यों है ना, काव्य मतलब काव्य का जो कारण है, काव्य कैसे, जो कविता है कविता कैसे लिखें। तीन चीजें आती है ना हमारे सामने, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। काव्य लक्षण यानी कि कविता की परिभाषा क्या है, कविता है क्या, उसको हमने जान लिया था। दूसरी चीज आती है काव्य हेतु। काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण, हेतु मतलब कारण, यानी कि काव्य कैसे कैसे लिखें कविता को। फिर तीसरी चीज आती है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, है ना, यानी कि कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, कवि कविता लिखे क्यों लिखे कविता। ठीक है, तो काव्य लक्षण डिस्कस कर लिए हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। जो तुम्हारे पास गाइड हो, कोई भी गाइड हो सकती है ना, किसी की भी किसी भी पब्लिकेशन की गाइड तुम्हारे पास हो, उससे तुम काव्य हेतु, काव्य और प्रयोजन अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, सूत्र हैं, किसने क्या कहा है वो चीज तुम गाइड से पढ़ सकते हो। उसको यहां खड़े होकर समझाने में कोई मतलब नहीं बनता। उससे बेहतर है कि हम उस क्लास को यहां पढ़ें जो समझने वाली चीजें हैं। जैसे कि आज जो हम शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, काव्य शास्त्र में जो संप्रदाय आते हैं, है ना, 6 संप्रदाय हमारे सामने आते हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, और रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। 6 संप्रदाय हैं, और इन 6 संप्रदायों में भी हमारे सामने जो मुख्य संप्रदाय आते हैं वो 4 संप्रदाय हैं, है ना। 4 कौन कौन से हैं, शुरू वाले 4 हैं रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। असल में ये है क्या, संप्रदाय क्यों बने, कहां से आए, किस लिए इनको बनाया गया, उन सभी पॉइंटों को आज हम अपने इस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है ऊपरी ऊपरी चीजें नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तुम अपने इस भाई पर, अपने दोस्त पर, अपने गुरु पर, जो तुम बेहतर समझो उस पर तुम अपना भरोसा कर सकते हो, और भरोसा होना बहुत जरूरी है। भरोसा करो और उसके भरोसे को तोड़ना नहीं है, ठीक है, और उस भरोसे को टूटने नहीं देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और यहां से आज हम शुरू करेंगे संप्रदाय के बारे में, बिल्कुल बेसिक जानकारी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है बच्चा, भारतीय काव्य शास्त्र। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, यहां से देखो, यहां हम डिटेल में जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे वो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो संप्रदाय हैं वो असल में आते कहां से हैं, है ना। यहां मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, जरा है, एक स्लाइड ले लेता हूं। अब देखते हैं, यहां से हम थोड़ा सी चीजें समझेंगे डिटेल में, है ना। यहां से थोड़ी सी चीजें हम डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न बनकर आते हैं वो कौन कौन से प्रश्न बनकर आते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के जो संप्रदाय हैं
वो है क्या, है ना। यहां से हम पढ़ेंगे, देखो पहले भारतीय, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, तभी कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है बच्चा। भारतीय लिखते रहो साथ साथ, भारतीय काव्य शास्त्र, इसके संप्रदाय कितने हैं, 6 संप्रदाय हैं, ठीक है बच्चा, 6 संप्रदाय हैं। पहला आता है हमारा रस संप्रदाय, ठीक है, दूसरा आता है अलंकार संप्रदाय, ठीक है, तीसरा आता है रीति या गुण संप्रदाय, रीति संप्रदाय, चौथा आता है वो रीति, ये वही है जो हम रीति काल में पढ़ते हैं, इसी को फॉलो करते हुए, मतलब एक तरह का पैटर्न या एक तरह की शैली, है ना, वो चीज है, ठीक है। अब इसमें चौथा आता है ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, पांचवा आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, और छठा आता है हमारा औचित्य संप्रदाय। जल्दी से इनको नोट करो कि 6 संप्रदाय हमारे, 6 संप्रदाय हैं, और इनकी आज हम पृष्ठभूमि जानेंगे, अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। नोट कर लिए होंगे, आगे चलूं, बोलो आगे चलूं, नोट कर लिए, चलो यहां से देखते हैं दूसरी चीज, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्रों में जो शास्त्रास्त्र का है ना, भारतीय, यहां देखो भारतीय काव्य शास्त्रियों में, जो भारतीय काव्य शास्त्री थे, है ना, जो भारतीय काव्य शास्त्री थे, जो विद्वान थे काव्य शास्त्र के, तो ठीक है, उनमें जो शास्त्रार्थ का, शास्त्रार्थ मतलब पढ़ने पढ़ाने का जो विषय रहा है ना, शास्त्रार्थ का, शास्त्र के अर्थ, शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र, यानी कि शास्त्र के पढ़ाई के इस अर्थ का जो विषय रहा, वो मेन विषय क्या रहा, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या विषय रहा, तो विषय क्या रहा, क्यों ये संप्रदाय बने, मतलब ये यहां से जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, इस क्वेश्चन में ही हमारे समझ में आ रहा है कि यहां जो संप्रदाय हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के अंदर, ये जो 6 संप्रदाय हैं, ये बने क्यों, क्यों बने, क्या जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनकर आया, भारतीय काव्य शास्त्रियों में शास्त्रार्थ का, यानी कि शास्त्र मतलब पढ़ाई, पढ़ाई का या विद्या का जो अर्थ है, उसका विषय क्या रहा, है ना, क्या विषय रहा, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। असल में बच्चों को जो काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे, जो नए नए जो भी लेखक या कवि आएंगे, उनको काव्य शास्त्र के बारे में जानने के लिए असल में उनको जो शास्त्र की जो एजुकेशन देनी है, जो शास्त्र देना है, शास्त्रार्थ उनको बताना है, तो क्या बताना है, उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो उसमें जो विषय था, वो विषय क्या था, काव्य, काव्य की आत्मा, क्या था बच्चा, काव्य की आत्मा, यानी कि इसमें बताया कि काव्य की आत्मा किसको मानेंगे। सारे संप्रदाय जो बने हैं वो इसी के ऊपर बने हैं कि काव्य की आत्मा किसको मानेंगे, जो ये तत्व हैं, काव्य के तत्व हैं, कविता के तत्व, रस, अलंकार, रीति, गुण, ये सब क्या है, ये तत्व हैं, ठीक है, और बहुत सारे तत्व होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे औचित्य संप्रदाय में, जब लास्ट वाला औचित्य संप्रदाय पढ़ेंगे, उसके अंदर बताया गया है कि कितने सारे तत्व हैं, ठीक है, कितने सारे तत्व हैं। आनंद वर्धन ने माने हैं 27, और आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब औचित्य संप्रदाय को, उसमें जो क्षेमेंद्र हैं, आचार्य क्षेमेंद्र ने आनंद वर्धन के 27 तत्वों को भी माना है, और उसके साथ में एक 28वां अन्य तत्व माने हैं। अन्य तत्व में एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इनकी गिनती नहीं है। तो ये यहां मोस्ट जो मिल रहे हैं तुम्हें, मोस्ट क्या है, रस, अलंकार, ये सब जो 6 हमारे संप्रदाय बने हैं, इनमें से हम किसको, कौन से तत्व को काव्य की आत्मा माने, कविता की आत्मा माने, और उस पर ही चर्चा करने पर हमारे सामने ये संप्रदाय आते हैं। रस संप्रदाय आता है, अलंकार संप्रदाय आता है, रसवादी आचार्य कहते हैं कि जो काव्य की आत्मा है वो क्या है, रस है, ठीक है। अलंकारवादी आचार्य कहते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है, वो अलंकार है, कि अलंकार से ही सौंदर्य बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, अलंकार से ही सुंदरता बढ़ती है। तो इस तरह से रीतिवादी कहते हैं कि रीति यानी कि गुण जो हैं, कविता के गुण क्या क्या हैं, वो काव्य की आत्मा में आते हैं। ठीक है, यहां तक होगी बात, समझ में आ गई, बोलो बात समझे,
ठीक है। और यहां जब जितने भी आचार्य आए, सबने आचार्यों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तत्व को काव्य की आत्मा बताया है। ठीक है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, परेशानी है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज इरिटेटिंग लगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। क्योंकि आवाज यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कंटेंट। ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट जितना बेहतर तुम्हारे समझ में आ जाएगा उतनी चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, आगे को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चा। तो यहां से जितनी भी चीजें हम यहां पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, उन सभी को अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाते हुए चलते रहो। ठीक है। तो यहां हमने देखा जो काव्य शास्त्र है उसके जो 6 संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं, और 6 संप्रदायों में किन किन आचार्यों ने क्या क्या कहा है उन सभी को हम आगे चलेंगे। जैसे कि जो भी आचार्य आते रहे हैं, हर आचार्य ने अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तत्व को काव्य की आत्मा बताया है। तो काव्य की आत्मा अलग बताया है। तो इसी तरह से जैसे हम रस संप्रदाय को आज जो हम शुरू करेंगे ना, वो हम शुरू करेंगे रस संप्रदाय को, और उससे पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने आचार्य आते हैं वो आते हैं भरत मुनि। क्या आते हैं? कौन आते हैं? भरत मुनि। कौन सी शताब्दी? दूसरी शताब्दी, है ना, ईसा की दूसरी शताब्दी इनका समय है। ठीक है। और ये आते हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, कौन सा? नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ लिखा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है। नाट्य शास्त्र इन्होंने ग्रंथ लिखा है, और नाट्य शास्त्र में ही, ठीक है, अब मान लो बेसिक चीज जो है यहां पर जो हमें यहां देखने को मिलती है, जो भरत मुनि है और इनके बाद में आते हैं आचार्य भामा, आचार्य भामा। तो ये जो प्रारंभिक आचार्य हैं दोनों, इन्होंने काव्य की आत्मा पर कोई भी बहस, कोई भी चर्चा, कोई उल्लेख नहीं किया है। मतलब इन्होंने कोई बात नहीं कही है कि काव्य की आत्मा भी हो सकती है। ठीक है। काव्य की आत्मा का जो विषय या बात जो शुरू होती है वो आचार्य वामन से शुरू होती है। किससे? आचार्य वामन से शुरू होती है। 8वीं शताब्दी आचार्य वामन से शुरू होती है। आचार्य वामन बताते हैं सबसे पहले कि काव्य की आत्मा जो है वो काव्य की आत्मा रीति है। काव्य की आत्मा रीति है। जैसे कि भरत मुनि है, भरत मुनि अलंकार मतलब रसवादी आचार्य है, और इन्होंने जो रस सूत्र दिया है, कौन सा सूत्र दिया है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाग, संयोगात्मक, क्या? संयोगात्मक रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो ये इन्होंने सूत्र दिया है, और इसी सूत्र के जो व्याख्याकार इनके आगे हुए हैं, वामन से आगे जो व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने रस सूत्र पर व्याख्याएं की हैं, उन्होंने फिर रस को आत्मा कहा है काव्य की। ठीक है। तो भरत मुनि ने डायरेक्टली, पहली बात तो भरत मुनि ने डायरेक्टली प्रत्यक्ष तक कोई भी रस संबंधी कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। बात यहां तक पहली चीज कंफ्यूज यहां से क्लियर कर लो कि भरत मुनि ने किसी भी रस संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में नाट्य के यानी कि नाटक के, है ना, नाट्य के यानी कि नाटक के कुछ अंग बताए हैं। क्या बताए हैं? अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं बच्चा? कितने अंग बताए हैं बोलो? यहां देखो 4 अंग बताए हैं। अब 4 अंग वो कौन कौन से बताए हैं? देखो, पहला अंग कौन सा बताया है? नाटक का पहला अंग कौन सा है? पाठ। ठीक है। दूसरा अंग है अभिनय। ठीक है। और तीसरा अंग क्या है? गीत। और चौथा अंग है रस। लेकिन ये जो 4 अंग बताए हैं, नाटक के 4 अंग जो बताए हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग माना है वो भरत मुनि ने रस को ही माना है, और रस को ज्यादा प्रायिकता दी है, ज्यादा महत्व दिया है रस को, और इसी चीज को आगे आचार्यों ने फॉलो करके रस संप्रदाय खड़ा किया है, और रस को आत्मा बताया है काव्य की। ठीक है। यहां नाट्य शास्त्र में इन्होंने नाटक के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान दिया है, और नाटक के जो अंग बताए हैं, नाटक के अंग में भी रस को अंग जो बताया है उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है। उसके बाद में जो ये नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने
क्या बताया है? पंचम वेद बताया है। पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद, जो चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों से अलग पांचवा वेद की जो नाम दिया है वो नाट्य शास्त्र को दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि भरत मुनि ने कहा है कि जो नाट्य शास्त्र है, वो नाट्य शास्त्र जो चार वेद हैं, जो ब्रह्मा द्वारा लिखे हुए चार वेद हैं, उन्हीं में से चीजें कलेक्ट करके मैंने सिर्फ उनको एक जगह लिखा है। नाट्य शास्त्र भी ब्रह्मा के द्वारा ही लिखा गया है। बस चारों वेदों में से मैंने चीजें चुन चुन के उसमें अलग की हैं, एक चीज बनाई है नाट्य शास्त्र, और वो क्या है? पांचवा वेद है ना, याद रहेगा। अब यहां जो ये पाठ जो लिया है ना, पाठ अंग कहां से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। किससे लिया है? ऋग्वेद से लिया है। और अभिनय जो लिया है वो यजुर्वेद से लिया है। और गीत जो लिया है वो किस वेद से लिया है? वो सामवेद से लिया है। और जो रस है ये किससे लिया है? ये अथर्ववेद से लिया है। ये याद रखने की चीजें हैं, ठीक है। यहां से आगे हम धीरे धीरे अब पढ़ेंगे अपने रस संप्रदाय पर, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? यहां तक जो चीजें पढ़ाई हैं, जो समझाई हैं, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, कोई दर्द तकलीफ अगर हो, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। यहां तक हमने क्या पढ़ा है? यहां तक हमने सबसे पहले रस के जो मतलब काव्य शास्त्र है उसके संप्रदाय जाने हैं। 6 संप्रदाय होते हैं। फिर उसके बाद में सबसे पहले आचार्य आते हैं हमारे सामने, कौन? भरत मुनि। और भरत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा है वो नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद क्यों कहा है? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा जो 4 वेद लिखे गए हैं उन्हीं में से चीजें चुन चुन के मैंने यहाँ संकलित की हैं, कलेक्ट करके यहाँ बनाई है, एक चीज बनाई है नाट्य शास्त्र, और वो भी ब्रह्मा के द्वारा ही लिखा गया है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ संकलित किया है, यानी कि वेदों में से चीजें उठा उठा के यहां रखी हैं, ठीक है। उसमें 4 अंग बताए हैं। नाटक को ज्यादा महत्व दिया है। और नाटक के जो अंग बताए हैं कौन कौन से? एक पाठ बताया है, पाठ के बाद में अभिनय, अभिनय के बाद में गीत, गीत के बाद में रस, और रस को चारों में सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और इसी महत्व के कारण जो आगे चले हैं, जो भी आगे चले हैं, कौन आगे चले हैं? जो आगे आचार्य आए हैं, उन सभी ने इन पर चर्चा करके इनके रस सिद्धांत की व्याख्या करके आगे बात करी है, ठीक है बच्चा। यहां हम समझेंगे, यहां से हम देखेंगे रस संप्रदाय को, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो जाती है कॉमन, जो हमने बेसिक चीजें जानी है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। यहां से हम रस संप्रदाय को शुरू करेंगे, ठीक है। रस संप्रदाय को शुरू करेंगे। यहां रस संप्रदाय जो 6 संप्रदाय थे, सबसे पहला जो संप्रदाय है वो रस संप्रदाय आता है। क्यों आता है? क्योंकि भरत मुनि से निकला है, और भरत मुनि ही सबसे पहले आचार्य माने जाते हैं, और जो हमारे सामने लिखित प्रमाणों में मिलते हैं, ठीक है। तो उनका समय क्या था? 2री शताब्दी है, ठीक, ये बात भी हो गई है। आगे बात करते हैं रस संप्रदाय की। रस संप्रदाय, यहां कुछ चीजें हैं, जैसे कि संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है, ठीक है, ये बात हो गई। और इसके जो प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, इसके प्रणेता या इसके जो प्रवर्तक हैं, जो फाउंडर हैं, वो कौन है? इसके प्रणेता कौन है? किसके अनुसार? जनश्रुति के। यहां पर जो एक चीज, जो एक पॉइंट है कंफ्यूजन वाला, उसको देख लेना कि जनश्रुति के अनुसार नंदिकेश्वर इसके फाउंडर प्रणेता माने जाते हैं। नंदिकेश्वर जनश्रुति के अनुसार बात चल रही है। जनश्रुति मतलब मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, तुमने किसी और से कह दिया, तुमने किसी और से कह दिया, बस इस तरह से कोई बात, एक अफवाह जैसी जो फैल जाती है, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, कोई प्रमाण नहीं होते हैं, बस मैंने कह दिया, तुमने मान लिया, तुमने और किसी से कह दिया, उसने मान लिया। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति की, जनता के द्वारा कही सुनी गई बातों के द्वारा जो रस संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं वो नंदिकेश्वर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राप्त सामग्री की, प्राप्त साक्ष्यों की, प्राप्त सबूतों की, जो हमारे पास ग्रंथ मिलते हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ मिलते हैं, है ना, उनकी अगर हम बात करें, और ज्यादा वैलिड चीज क्या मानी जाएगी? जिसके प्रमाण हमारे सामने है, जिसके रिजल्ट है, जिसके सबूत हमारे सामने है, उसी को ज्यादा वरीयता देंगे, उसी को ज्यादा महत्व देंगे, और इसी को ज्यादा क्या उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहां जो प्राप्त सामग्री के आधार पर जो प्रणेता या फाउंडर माने जाते हैं वो कौन है? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखते हैं
जैसे मान लो रस जो है, अब रस संप्रदाय को छोड़ो, अब आप चलते हैं रस जो तत्व है, ठीक है, रस तत्व पर चलते हैं। जो रस तत्व है वो क्या है, ठीक है, ठीक है। यहां देखते हैं जो रस है, रस का जो तत्व है उसके बारे में जानते हैं। रस का सामान्यतः जो अर्थ माना जाता है ना, वो क्या माना जाता है, पदार्थ आदि का जो रस होता है। जैसे कि मान लो पदार्थ में मतलब नींबू का रस हो गया, मौसमी का रस हो गया, है ना, इन सभी का जो रस होता है जिसको पीने से हमें आनंद आए, है ना, पीने से आनंद आता है या अच्छा लगता है अच्छा फील होता है, ठीक है, टेस्ट आता है, तो वो क्या है, वो रस है। लेकिन अगर काव्य शास्त्र की बात करें, काव्य शास्त्र के अंदर जो रस है उसका अर्थ क्या होता है, काव्य शास्त्र के अंदर रस का अर्थ होता है काव्य आनंद, यानी कि काव्य का आनंद। काव्य को पढ़ करके, काव्य को सुन करके, काव्य को देख करके, काव्य को पढ़कर यानी कि कविता, काव्य मतलब कविता, कविता को पढ़कर, कविता को सुनकर, कविता को देखकर या नाटक को देखकर जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को या कविता को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो हमें अच्छा फील होता है, उसी को हम रस कहते हैं, रस कहते हैं। हमारी फीलिंग जो आती है वही क्या है, रस है, वही क्या है, रस है, ठीक है बच्चा, क्या है वो, रस है, रस है। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र के 6 और 7 अध्याय में रस और भावों का उल्लेख किया है। रस कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। भाव कितने बताए हैं, 8 बताए हैं, क्योंकि एक रस का एक भाव होता है स्थायी भाव, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां देखें, रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ जो होता है, जो हमारे सामने निकल कर आता है, जो कविता से हम अर्थ निकालते हैं, वो व्युत्पत्ति परक अर्थ जो है वो क्या है, आस्वाद। क्या है बच्चा, यहां आस्वाद लिखा हुआ है, ये आ और स्वाद। अब इसको तुम ये वाला आस्वाद मत कर देना, ठीक है, छोटा वाला आ मत लगा देना, आस्वाद मत कर देना, आस्वाद है, ठीक है। इसका मतलब होता है, आस्वाद का मतलब होता है टेस्ट, ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है। और अगर इसका हम देखें तो आस्वाद का मतलब होता है टेस्ट लेस। आस्वाद नहीं होता, वैसे आस्वाद ही होता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं आस्वाद बोल रहा हूं, ठीक है। तो आस्वाद का मतलब होता है टेस्ट लेस, यानी कि बिना टेस्ट का। और आस्वाद, सास्वाद या स्वाद, ये सब क्या है, टेस्ट है, ठीक है। यहां लिखा है, बताया है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, इसका यहां अर्थ निकलता है। और ये चीज हम समझ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रस संप्रदाय है, ठीक है। अब रस क्या है, कविता को कविता बनाने वाला तत्व या उपकरण या साधन होता है। मतलब कविता को कविता बनाने वाला जो साधन है वो क्या है, रस है। कविता को कविता बनाने वाला जो तत्व है वो क्या है, रस है। कविता को कविता बनाने वाला जो क्या है, तत्व है या जो उपकरण है वो क्या है, रस है, ठीक है। अब रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ हमने अभी पढ़ लिया है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जो रस है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग यानी कि खाना खजाना करते हुए या करते वक्त स्वस्थ पुरुष या मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोला जाता है, भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं। इन सभी भावों से आस्वादन करते हैं और साहित्य जन रस का आनंद लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो जरा। इसका मतलब ये है, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, है ना, खाना जो बनता है वो बहुत सारी चीजों से मिलाकर के बनता है, बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनता है। और बहुत सारी चीजों को मिलाकर के जब एक खाना तैयार होता है उसको हम खाते हैं, और खाने से हमारा जो खाना, जिस भी तरह का हमारा खाना बना है उसी तरह का हम क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, आस्वाद करते हैं, आस्वाद प्राप्त करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, रस प्राप्त करते हैं।
उसी तरह से जो कविता है, कविता भी विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से, इन सभी भावों से मिल करके जो हम कविता पढ़ने वाले को, देखने वाले को या सुनने वाले को आनंद प्राप्त होता है, वो वही है। ठीक है, उसको रस बोलते हैं। यहां हम एक एग्जाम्पल जैसे कि ले सकते हैं, मान लो हमें शिकंजी बनानी है, शिकंजी बनानी है। शिकंजी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, नींबू चाहिए, चीनी चाहिए, मसाला चाहिए। ठीक है, जैसा भी तुम टेस्ट उसमें डालना चाहो वो चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कविता जो होती है वो भी इसी तरह से बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, शिकंजी के लिए अगर हम मान लो तुम्हें सिर्फ नींबू का रस निचोड़ करके, है ना, नींबू का निचोड़ करके रस तुम्हें दे दिया जाए कि इसको पियो, तो क्या तुम्हें शिकंजी का टेस्ट आ सकता है? नहीं आएगा। खाली पानी तुम्हें दे दिया जाए, पानी का टेस्ट आ सकता है? मतलब पानी पीने से शिकंजी का टेस्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, उसी तरह से कुछ भी चीज अगर तुम उसमें शिकंजी में मिला रहे हो, सिर्फ उसी को खाने पीने से शिकंजी का टेस्ट नहीं आ सकता। शिकंजी का टेस्ट तभी आएगा जब हम इन सभी चीजों को एक जगह मिला देंगे। एक जगह मिलाकर के जो हम नया इंग्रेडिएंट बनाएंगे, नई चीज बनाएंगे, वही हमारी क्या होती है? रस होती है, और वही शिकंजी होती है। ठीक है, वही शिकंजी होती है। शिकंजी वही होती है इन सभी को मिलाकर के जो हमने एक नई चीज बनाई है। वैसे ही कविता के अंदर अगर तुम्हें सिर्फ विभाव दे दिए जाए, विभाव से तुम्हें पूरा रस प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ अनुभाव दे दिए जाए पूरा रस प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से विभाव को, अनुभाव को, व्यभिचारी भाव को, इन सभी को मिला करके एक चीज जो हम नहीं बनाते हैं, स्थायी भाव, वही रस प्राप्त होता है, वही रस की प्राप्ति होती है, उसी को हम रस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? बोलो, समझ में आ गई बात यहां तक? अब यहां जैसे कि लिखा है कि भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव एक ही चीज है। यहां लिखा हुआ है, सूत्र है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, यहां लिखा गया है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई बच्चा। आगे देखें, यहां देखते हैं। अब यहां देखते हैं कि हम इसका उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य बाद में देखेंगे। जैसे कि एक चीज नोट करके लिख लो यहां, जब हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमने शिकंजी बनाई थी, वहां हमें चाहिए था पानी, है ना, नींबू। ठीक है, खाना बनाने के लिए मिर्च, मसाला, नमक, पानी, ये सब चाहिए। अब हम जो उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य क्या है ना, कविता का उद्देश्य क्या है? क्या जो चीज हम बना रहे हैं, मान लो कविता को बाद में देखना, शिकंजी बनाने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा, ये बताओ। शिकंजी बनाने का उद्देश्य क्या है? शिकंजी, अब तुम कहोगे सर प्यास बुझाने का उद्देश्य है, प्यास लगती है, प्यास बुझाते हैं। तो मैं बता दूं तुम्हें, मेन उद्देश्य प्यास बुझाना नहीं होता है, क्योंकि असल में अगर तुम देखो तो शिकंजी पीने से प्यास और ज्यादा लगती है। प्यास बुझाना हमारा असल मकसद नहीं होता है, गर्मी दूर करना होता है और उसके साथ में हमें रस प्राप्त करना होता है। मैगी बना रहे हैं, मैगी बनाने का उद्देश्य क्या है? भूख मिटाना नहीं होता मैगी का, चाउमीन का भूख मिटाना नहीं होता है, गोलगप्पे खाने का जो उद्देश्य वो भूख मिटाना नहीं होता है। बस हमारी जो जीभ है इसको टेस्ट देना होता है, स्वाद देना होता है, रस प्राप्त करना होता है। रस के लिए रस 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 उद्देश्य क्या है? रस। कभी कविता लिखे क्यों? रस की प्राप्ति, पाठक को रस की प्राप्ति। ठीक है, पाठक को आनंद की प्राप्ति, ये होती है कविता लिखने का उद्देश्य। अब जो काव्य है, काव्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो हमें रस की अनुभूति होती है, उसी को हम रस अनुभूति कहते हैं, है ना। जो भी हमें रस की अनुभूति होती है ना, वो क्या होती है? रस अनुभूति होती है। अब रस अनुभूति क्या होती है, उसी को समझाने के लिए आते हैं भरत मुनि। कौन आते हैं बच्चा? भरत मुनि सामने आते हैं कि क्या है जिसकी अनुभूति होती है, रस क्या है जिसकी अनुभूति होती है ना, उसी को बताने जो यहां भरत मुनि सामने आए हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन सभी के संयोग से यहां से रस निकालो, उसकी निष्पत्ति होती है।
ठीक है, उदाहरण के लिए जो हमने शिकंजी ली थी, अब बात आती है जो हमने शिकंजी बनाई थी उससे हमने रस प्राप्त कर लिया, लेकिन अब बात आती है कि शिकंजी यूं ही बन जाती है? शिकंजी यूं ही बन जाती है, कोई भी बना लेता है? ठीक है, बात करते हैं। जो शिकंजी होती है, जैसे मान लो एक अच्छी शिकंजी बनाने के लिए एक अच्छा कारीगर चाहिए जिसको पता हो कितने पानी में कितनी चीनी डलेगी, कितने पानी में कितना मसाला डलेगा, कितना नींबू डलेगा, जिसको ये पता हो कि कितनी चीज कब कहां कितनी डालनी है, वो अच्छा कारीगर होता है शिकंजी बनाने के लिए। उसी तरह से जो हम कविता लिखते हैं, कविता लिखने के लिए भी एक अच्छा कवि होना जरूरी है, जिसको पता हो कितना विभाव डालना है, कितना अनुभाव डालना है, कितना संचारी या व्यवचारी भाव डालना है, जिससे हमें रस निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव जागृत होता है। जिसको ये सब पता होगा वो उतना ही अच्छा कवि होगा, और जितना अच्छा कवि होगा उतनी ही अच्छी कविता वो लिखेगा। समझ में आ रही है बात? यहां तक चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही होंगी, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां आप देखते हैं कुछ भाव हैं, है ना? जो भाव हम पढ़ रहे हैं, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, इसके अंदर जो भाव हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव है, अनुभाव है, व्यवचारी भाव है यानी कि संचारी भाव है, और स्थायी भाव है। स्थायी भाव सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे बाद में आने वाला। ठीक है, यहां तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 4 मानी है। स्थायी भाव बीज से पौधा, यानी कि तुम क्या कहोगे कि विभाव है, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, यानी कि रस सूत्र में विभाव भी है, रस सूत्र में अनुभाव भी है, व्यवचारी भाव यानी कि संचारी भाव भी है, लेकिन स्थायी भाव तो है ही नहीं। तो तुम वहां क्या कर दोगे? स्थायी भाव को टिक कर दोगे, यानी कि स्थायी भाव को नहीं माना है रस सूत्र में। तो अब तुम्हें मैं बता दूं कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने रस सूत्र में 4 भाव माने हैं, लेकिन दर्शाया नहीं है। याद रखोगे, दर्शाया नहीं है, यानी कि रस सूत्र में स्थायी भाव को दिखाया नहीं है, लेकिन माने चारों हैं। मानने में और दिखाने में अंतर है। माने चारों हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, इसी के लिए तो हम इतना सब कुछ झमेला कर रहे हैं। तो स्थायी भाव को क्यों नहीं दिखाया रस सूत्र में? क्योंकि जो उसमें दिया है ना, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद, रस निष्पत्ति, रस की जो निष्पत्ति हो रही है, जो रस की निष्पत्ति हो रही है वही स्थायी भाव है, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं है। अब दिखाना क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखाया है कि जो रस, जो स्थायी भाव है वो मनुष्य के अंदर पहले से ही, मनुष्य के हृदय में पहले से ही होता है, सुसुप्त अवस्था में, यानी कि सोई हुई अवस्था में रहता है, हमेशा से रहता है। बस उसको जगाने का काम विभाव कर देता है, उसको जगाया जाता है। जब वो जाग जाता है तब हमें रस प्राप्त होता है। जब तक वो नहीं जागेगा, स्थायी भाव नहीं जागेगा, तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मान लो एक बीज है, बीज से पौधा बनने का जो गुण है, बीज से पौधा बनने का जो गुण है, हर एक बीज में पौधा बनने का गुण क्या पहले से उसके अंदर होता है, या फिर जो किसान है वो उसके अंदर, बीज के अंदर वो गुण पैदा करता है या डालता है? बताओ। तो तुम क्या कहोगे कि सर बीज के अंदर पैदा नहीं करते, बीज के अंदर जो पौधा बनने का जो गुण है वो उसके अंदर स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसके अंदर से रहता है। बस मिट्टी, खाद, पानी, हवा, वायु, इन सभी के मेल से वो जो गुण है वो जागृत हो जाता है और फिर बीज से पौधा बन जाता है। बस इतना सा अंतर है। जब बीज से खुद पौधा बन सकता है तो वह भावों से स्थायी भाव खुद ही जागृत होता है, इसीलिए रस सूत्र में नहीं उसको दिखाया गया है। बात समझ में आ गई है? यहां से अब हम एक एक करके जितने भी हमारे भाव हैं उन सभी को पढ़ेंगे। जैसे कि यहां देखो, भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है। भरत मुनि ने भावों की संख्या, भावों के प्रकार या भेद अलग चीज है, संख्या अलग है। भेद या प्रकार कितने हैं? 4 हैं। भावों की संख्या कितनी है? 49 है। जैसे कि स्थायी भाव 8 माने हैं, अनुभाव 8 माने हैं, संचारी भाव 33 माने हैं। इन सभी को मिलाकर के हमारे
49 हो रहे हैं। ठीक है, यहां देखो जैसे कि भाव एवं रस है। अब यहां भाव और रस को हम पढ़ना शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, भाव और रस को यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से हम भाव और रस को पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हमने रस संप्रदाय की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने जाना है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो जाने हैं, पृष्ठभूमि जानी है। यहां से असल में शुरू होता है हमारा जो रस संप्रदाय है वो शुरू होता है। जैसे कि पहली लाइन जो लिखी है यहां, अच्छा एक बार बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ बस, क्योंकि आगे बढ़ने का मकसद सिर्फ उतना ही है जो हमें समझ में चीजें आ जाएं, तभी हम आगे बढ़े तो बेहतर रहता है। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कमेंट करोगे कि समझ में आ रही है, ठीक है, तो ही आगे बढ़ा जाएगा, वरना नहीं, क्योंकि जब तक चीजें हमारी बेसिक क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, कमेंट करके बताओ जरा। यहां देखते हैं कि भरत मुनि ने रस संबंधी किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। और हाँ, एक चीज और, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जो टेलीग्राम ग्रुप है ना शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। जितना ज्यादा तुम सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा अपने परिवार को बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है, हमारा जो मोटिवेशन है वो यही है, तुम्हारी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, इन सभी से मोटिवेशन होता है और इंटरनल मोटिवेशन आता है ना। जो हम पढ़ते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें आता है ना मोटिवेशन के प्रकार। 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जब अंदर से खुशी से काम किया जाए, इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, यहां देखते हैं कि भरत मुनि ने रस संबंधी किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। पहली चीज में मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, नहीं क्या है, भरत ने नाटक के अंग माने हैं, 4 अंग माने हैं। पाठ्य यानी कि पाठ, गीत, अभिनय, रस, ये 4 अंग माने हैं। और भरत ने रस को सबसे महत्वपूर्ण माना है, और इसको मानते हुए, महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि रस के बिना भाव यानी कि रस के बिना नाटक का कोई अर्थ नहीं रहता। यानी कि जो हम नाटक देख रहे हैं ना, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में नाटक को दर्शाया है, भरत मुनि ने कहा है कि रस के बिना नाटक का कोई भी अलग अर्थ नहीं रहता। ठीक है, रस के बिना, और रस और भाव का जो संबंध बताया है, रस और भाव, स्थायी भाव यानी कि रस। ठीक है, इन सभी का जो संबंध बताया है वो क्या बताया है कि भाव नहीं तो रस नहीं, और रस नहीं तो भाव नहीं। किसने कहा है? भरत मुनि ने। विभाव का अर्थ क्या है? विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, नई जानकारी। ठीक है, जिससे हमारा स्थायी भाव जागृत होता है। भाव और रस को अन्योन्याश्रित मानते हुए भरत मुनि का कहना है कि जिस प्रकार बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से फूल, फल आदि बनते हैं, शेष रस, और रस मूल है और उस पर भावों को अवस्थिति होती है ना। मतलब इन सभी चीज में, जैसे कि मान लो जो बीज है, बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है, पौधे पर फूल आता है, फूल से फल आता है। इन सभी में जो रस है वो क्या है? मूल है, और जो बाकी भाव हैं वो क्या है? रस के ऊपर अवस्थित हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में भाव के नामकरण के संदर्भ में 2 प्रश्न उठाए हैं। किम भवन्तीति भावा, किम भवन्तीति भावा, और वा भवयन्तीति भावा, किम भवन्तीति भावा और वा भवयन्तीति भावा। ये 2 क्वेश्चन उठाए हैं। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन उठाए हैं? 2। पहला क्वेश्चन उठाया है किम भवन्तीति भावा, कि भाव क्या होते हैं, व भवयन्तीति भावा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन उठाए हैं। किसने? भरत मुनि ने। बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई? ये चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं जो अब तुम्हें यहां लिखी हुई मिल रही हैं। यहां से आता है स्थायी भाव। ठीक है, अब यहां से हम जो शुरू करेंगे वो कल देखेंगे। यहां तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं आज, उनमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुख, कोई दर्द, तकलीफ अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि पिछली चीजें अगर हमारे समझ में नहीं आती हो तो
आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले कमेंट करके बताना कि पुरानी की चीजें समझ में आ गई हैं, जो जो अब तक पढ़ा है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको बता देना कि सर यहाँ कंफ्यूजन है, और ग्रुप में चले आना। ग्रुप में जो अपना ग्रुप है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वहां तुम्हें पीडीएफ मिलती रहेंगी, तुम्हें वहां इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लास के लिंक मिलते रहेंगे और डाउट सॉल्विंग भी होती रहेगी। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ भी तुम अपने डाउट का डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। चलें फिर, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंस रहें, और हाँ, अपनी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी अपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें, अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।